हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीजीए 9th और 10th। और इस वाले जो ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग अभी लगभग में लेके चल रहे थे, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। इसके माध्यम से आज की क्लासेस थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि थोड़ी सी चीजों को हमें देखना है जो लास्ट क्लास में हम लोग बात चर्चा नहीं किए थे। आज हम लोग थोड़ा बात करने वाले ये सुएज नहर का क्या एंगल है। इसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में कितने पूरे देश की जो हम चर्चा करते हैं तो टोटल 193 कंट्री हैं, 193 देश हैं जिनके जो यूएनओ के द्वारा मान्यता प्राप्त देश हैं। यूएनओ आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो पूरी दुनिया के लिए काम करता है। तो ये अलग अलग देशों को मान्यता देता है। तो वर्तमान में 193 कंट्री है और ये 193 कंट्री लगभग में 6 कॉन्टिनेंट में बिलोंग करते हैं, यानी 6 महाद्वीपों से आते हैं। क्योंकि 7वां महाद्वीप जिसे हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं, यहाँ पे हम चर्चा भी करेंगे, अंटार्कटिका कहते हैं, यहाँ पर एक भी देश उपलब्ध नहीं है। और इसके केवल लगभग में विज्ञान को समर्पित ये महाद्वीप है। इसमें केवल शोध कार्य करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए, खोज करने के लिए, इन सब के लिए केवल यहाँ पे लगभग पूरी दुनिया के देश आते हैं। क्लियर हो यहाँ पर? अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि सुएज नहर क्या था, किस तरीके क्या एंगल चला था। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले के समय में यूरोप की एक धारणा यह थी कि पूरी दुनिया चपटी है, यानी पूरी फ्लैट है। जब पूरी दुनिया चपटी है, फ्लैट है, अगर हम ज्यादा दूर की यात्रा करेंगे तो थोड़ी देर बाद जाकर हम लोग किनारा आएगा, हम गिर जाएंगे। जिस कारण से जमीन के माध्यम से यात्राएं करना पूरी दुनिया प्रेफर करती थी। और जो जमीन के माध्यम से आपस में जुड़े हुए देश थे, केवल उन्हीं में ही आपस में यात्राएं होती थी, जिनमें आपका यूरोप हो गया, एशिया के देश हो गए और अफ्रीका में भी केवल उत्तरी अफ्रीका के देश, नॉर्थ अफ्रीका केवल थे, वहां से ही केवल इनका व्यापार हुआ करता था। और आगे चल के इनमें थोड़ा बहुत लगभग में जानकारी फैलती है। तो लगभग में भारत की खोज करने के लिए यूरोपियंस आते हैं। उसके बाद कई उत्तरी अमेरिका के बारे में हमें जानकारी मिलती है, दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानकारी मिलती है, तब इनके बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा लगभग में जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब जब हमें ध्यान देना, इधर यूरोप से भारत की तरफ में ये लोग यात्रा किया करते थे। तो यात्रा करने के दौरान में एक सरल सा मार्ग इनके पास ये था जिसे हम लोग बोलते हैं लैंड रूट, यानी जमीन के माध्यम से भारत, और भारत के साथ साथ इधर जो आपके पास लगभग में दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ में यूरोपियंस व्यापार कर लिया करते थे। इन व्यापार में मसालों का, वस्त्र का, कपड़ों का, सूती कपड़ों का, इन सब चीजों का आयात निर्यात होता था। भारत के किस्से कहानियां यूरोप में प्रचलन होने लगे, यूरोप की चीजों को हम लोग अपनाने लगे। इससे एक सांस्कृतिक विविधताएं आती हैं, एक कल्चरल डाइवर्सिटी आती है किसी भी एक देश का आने। जैसे आज हम लोग लगभग में बड़े बड़े शहरों में जाकर रहते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश से, बिहार से निकल के दिल्ली में आता है, दिल्ली में मध्य प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के अलग अलग प्रकार के डाइवर्स अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। तो यहाँ का कल्चर एकदम मिक्स्ड कल्चर के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे ही अलग अलग देशों से यहाँ पर भी लगभग में लोगों का आना जाना चलता था। व्यापार के इरादे से लोग आया करते थे और यहाँ पर रहने के इरादे से आया करते थे। उनके देश में अकाल पड़ गई है, यानी ज्योग्राफिकल डिजास्टर के कारण, सॉरी नेचुरल डिजास्टर के कारण आया करते थे। बहुत सारे रीजन रहते थे। अब आगे चल के ये यूरोप के लोग भारत से व्यापार करने के लिए, भारत के आते समय आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत की खोज करते हैं। भारत की खोज करने का मतलब भारत समुद्र के मार्ग के माध्यम से भारत की तरफ वो आते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर अफ्रीका का सबसे दक्षिणी इलाका है, जिस कारण से हम इसे दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका कहते हैं। साउथ अफ्रीका में यहीं पर ही लगभग में जिसे हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। और यहाँ पर आने के बाद लगभग में ये यूरोप के पुर्तगाल के यात्री थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा थे और वास्को डी गामा भारत के और यानी कि एशिया के साथ में एक अच्छे खासे मार्ग की खोज कर लेते हैं। यहाँ से आना जाना इनका होने लग जाता है। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ से आने में लगभग में इनको ज्यादा समय भी लग रहा है, ज्यादा फ्यूल भी खर्च करना पड़ रहा है। आगे चलकर कब की समय है ये घटना? 1869 की घटना, 1869 की घटना है। हम लोग एक नया अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लेते हैं जिसको हम लोग सुएज नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सुएज नहर। याद करने का अच्छा तरीका है, महात्मा गांधी का ही जन्म कब होता है? 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 को भी महात्मा गांधी का जन्म इसी वर्ष में हुआ था। तो इसी वर्ष में 1869 के आसपास में, 1869 के आसपास में हम लोग पूरी दुनिया वाले मिलके, ये आपका कौन सा है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और इस वाले इलाके में कौन सा है? रेड सी यानी लाल सागर। तो भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच में अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी नहीं बनी हुई है, कनेक्टिविटी नहीं बनी। उस समय अलग अलग लोगों को अलग अलग मानना था। अगर हम यहाँ से एक लगभग में एक सिनाई प्रायद्वीप है,
ये मिस्र का इलाका, इजिप्ट का इलाका हुआ करता था। वहां से हमने कहा कि क्यों ना इनके बीच में एक नहर बनाकर एक रास्ता खोल दिया जाए, जो हम लोग यहां से यात्रा करके जाते हैं वो हम यहां से ही यात्रा करके भारत और भारत के साथ साथ कुछ एशिया के देशों के साथ में व्यापार हो जाएगा। अगर ये रूट बन जाता है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा 7,000 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ेगी। सामान हमारा टाइम पर पहुंच जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी जहाजों पे आने ले जाने में फ्यूल का खर्च होता है, फ्यूल का खर्च भी बच जाएगा और इसके साथ साथ सामान समय पे पहुंच जाएगा तो सामान की क्वालिटी, गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इस कारण से हम लोगों ने इस रूट को अपनाने का प्रयास किया। उसके बाद से लगभग ये चल रहा है। शुरुआत में इसके ऊपर जो कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो ब्रिटेन के पास था, बट आगे चल के लगभग में मिस्र इसको अपने कब्जे में कर लेता है। आज मिस्र के, इजिप्ट की इकोनॉमी का अच्छा खासा जो कंट्रोल रहता है इसी के कारण से बन पाता है। किसी कारण बन पाता है? ये स्वेज नहर के कारण बन पाता है। और मिस्र किस लिए जाना जाता है तो कमेंट करके बताइएगा। आपने मम्मी वगैरह का कुछ नाम सुना होगा तो वो किस जगह पे, कमेंट करके आप बताइएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले पूरे के पूरे महाद्वीप में, पूरे के पूरे आपके वर्ल्ड मैप में, ये तो नॉर्मल तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास किया हमने। अगर आपको ये पसंद आता है तो अगर इस वाले वीडियो पे अगर 100 लाइक, 100 लाइक आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कि वर्ल्ड मैप बनाते कैसे। अब वर्ल्ड मैप बनाते कैसे, ताकि आप भी अपने आंसर राइटिंग में बनाने के दौरान में आप इन सभी चीजों को, लिखने के दौरान में आप इन सब चीजों को बना सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछ जाता है, पर्टिकुलर किसी इलाके के बारे में पूछ लिया गया, सहारा डेजर्ट के बारे में पूछ लिया, अटाकामा डेजर्ट के बारे में पूछ लिया, एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ लिया, तो आप बताओगे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में है। इससे बेहतर है कि आप पूरा का पूरा 2 मिनट यानी 1 मिनट के आसपास के समय में आपने पूरा मैप बनाया और वहीं पे लगभग में आपने यहाँ पर एक पूरा का पूरा यहाँ पे आपने क्या किया, पर्वत श्रृंखला को इस तरीके से मार्क कर दिया। तो अन्य के मुकाबले लगभग में क्या रहेगा आपके पास, आपके आंसर राइटिंग में क्या हो जाएगा, थोड़ा इंग्लिश हो जाता है। तो आपका आंसर राइटिंग अन्य स्टूडेंट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वेटेज वाला दिखता है। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से देश कहाँ, कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। बात कर लेते हैं किसको लेकर कि कौन सा देश कहाँ पर है। पहले हम महाद्वीप की बात करेंगे। सबसे पहला जो महाद्वीप की हम चर्चा करेंगे, ये एक बड़ा सा जो मैंने इलाका लगभग में किया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैप में थोड़ी तो क्लियरिटी इतनी तो नहीं हो पा रही यहाँ पर, बट फिर भी हम यहाँ पे समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये वाला जो पूरा इलाका हम इसको एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एशिया कॉन्टिनेंट। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन है? आपका एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप हमने यहाँ पे बात किया। भारत खुद भी किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। इसके साथ साथ इसमें दो तीन ऐसे देश आते हैं जिनमें हम लोग बात करेंगे आपके रूस की। यहाँ में हम लोग बात करेंगे तुर्की की, जिसे हम टर्की भी बोलते हैं, उसने नाम अपना चेंज करके तुर्की ये कर लिया है। तो हम टर्की की बात करेंगे, रूस की बात करेंगे। इनका कुछ इलाका एशिया में भी पड़ता है और इनका कुछ इलाका किधर पड़ता है? यूरोप में भी पड़ता है। कहां पर पड़ता है इनका कुछ इलाका? यूरोप में पड़ता है। ऐसे देश जिनका इलाका यूरोप में भी पड़ता हो और इसके साथ साथ एशिया में पड़ता हो, वैसे देश को हम यूरेशियन देश कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? यूरेशियन। यहां पे मैं लिख देता हूं यूरेशियन। यूरेशियन का सिर्फ साफ साफ मतलब पता चला यूरोप वाला और एशिया वाला दोनों, जिस कारण से हम उसे यूरेशिया बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर? इसके साथ साथ हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ तीसरा जो महाद्वीप है आपका, एक ये रहा पूरा का पूरा, जिससे हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीका बोलते हैं। मानव का पालना भी अफ्रीका को माना जाता है। पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो मानव की शुरुआत होती है, आदि मानव से आज आधुनिक मानव बनने की जो शुरुआत होती है वो अफ्रीका से ही माना जाता है। और अफ्रीका अभी वर्तमान में अपनी बहुत बेकार कंडीशन में चल रहा है। इसमें भुखमरी भी बहुत ज्यादा, आतंकवाद भी ज्यादा है, अस्थिर सरकार यहाँ पे रहती है। कोई भी इसी तरीके से सरकार यहाँ पे काम नहीं कर पाती। पूरे विश्व का भी सपोर्ट इनको थोड़ा कम मिल पाता है। इनके बारे में आने वाली क्लासेस में और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है ये पूरा का पूरा। चलो हम पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। ये पूरा है आपका, ये उत्तर अमेरिका है। क्या है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। और ये दक्षिण में पड़ रहा है, जिस कारण से हम क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका ये साउथ में पड़ रहा है, इसे हम दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कहते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ छोटे छोटे और भी देश है, न्यूजीलैंड भी यहीं पर ही है। तो हम लोगों ने बात करी यहाँ पर क्या आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और नीचे हम लोग जब बात करते हैं, ये दक्षिण साइड में एकदम पूरे के पूरे साउथ पोल के आसपास में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? अंटार्कटिका।
जब हम अंटार्कटिका की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं तो अंटार्कटिका पूरा का पूरा 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के आसपास से लेकर लगभग में पूरा बना हुआ है और यहाँ पर पूरे के पूरे बर्फ जमे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी देश यहाँ पर नहीं है। बट यहाँ पे बहुत सारे देश यहाँ पे शोध कार्य, जैसे मैंने भी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि यहाँ पर शोध कार्य करने के लिए यानी कि कुछ थोड़ी बहुत डिस्कवरी वगैरह करने के लिए यहाँ पर जाया करते हैं। क्लियर हुआ? और इसके साथ चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। क्या है इधर? उत्तर अमेरिका। और हाँ, हल्का सा आप समझ लेना कि आज के समय ना उत्तर अमेरिका और ये है आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। बट इस उत्तर अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट उसकी पावर बहुत ज्यादा है आज के समय में, जिस कारण से अमेरिका नाम निकलते ही हमको लगता है हम लोग यूएसए की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वाले देश की बात कर रहे हैं, तो हमें उसी का ही लगभग में समझ में आता है। बट ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक देश है अमेरिका, जिसे हम नॉर्मल अमेरिका बोल देते हैं, कई बार हम यूएस भी बोलते हैं या यूएसए भी बोलते हैं। तो क्लियर हुआ? और दक्षिण अमेरिका और आपका ये यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 की हमने चर्चा की, 7 पूरे के पूरे आपके महाद्वीप हैं। अब 7 महाद्वीपों के साथ साथ यहाँ पर 5 आपके ओशन यानी कि महासागर भी हैं। इन ओशन के बारे में लगभग में थोड़ा बहुत हम जल्दी से मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूँ। अब ये वाला इलाका जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक इधर और यहाँ पर लगभग में आ रहा है आपका, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रशांत महासागर बोलते हैं। पैसिफिक ओशन है, एक उस तरफ एक इस तरफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि लगभग में आपको पता है पृथ्वी पूरी गोल है, तो पूरी पृथ्वी गोल है। जब हम इसको यहाँ पर बोर्ड में दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमें बीच से कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल, चलो मैं मान के चलता हूँ, ये हम लोग मान लेते हैं जो मेरा नाखून वाला इलाका है ये क्या आपका, ये कोई भी एक पर्टिकुलर इलाका हम ओशन ही मान लेते हैं, क्या है आपका प्रशांत महासागर है। बट इसको जब मुझे बोर्ड पे दिखाना होगा तो मुझे इसे कहीं ना कहीं से टीयर करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो हमने इसे फाड़ के इस तरीके से किया, तो दो जगह इलाका किया, तो एक आपका प्रशांत महासागर इधर चले गया, दूसरा आप इधर चले गया। तो प्रशांत महासागर एक तरफ वहां पर है, दूसरा तरफ इधर है। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आपका प्रशांत महासागर है। पूरी दुनिया का 1/3 इलाका इसमें पड़ता है। और दूसरा है आपका ये वाला इलाका है, थोड़ा मैं इसे इरेज कर दूं समझने के लिए आपके आसानी रहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं जो एस आकार में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक ओशन। क्या बोलते हैं इसे? अटलांटिक ओशन बोलते हैं। तीसरा आपका है जिसे हम यहाँ पर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। इंडिया के नीचे पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था हिंद महासागर किसके नाम पे पड़ा, तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। क्लियर हुआ? ये आपका हिंद महासागर है और ऊपर आपका क्या पड़ रहा है? आर्कटिक महासागर। क्या है वो? आपका आर्कटिक महासागर है। और नीचे की तरफ पड़ रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? दक्षिणी महासागर बोलते हैं। ओके, आज के लिए ये पूरा का पूरा वीडियो में इतना ही। बाकी का हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट जाते जाते लगभग में आपके लिए एक संदेश कि शिक्षा तभी सफल होती है जब वो हमारे व्यवहार में नजर आए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।